हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएनजी लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपका मेंटर सागर से नाइन। फ्रेंड्स, हम इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 के साइंस के कंप्लीट सिलेबस को। चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर देखने को मिल रहे हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक कंटेंट के ऊपर आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर देखने को मिल रहे हैं। ओके, बात करें फ्रेंड्स पर्टिकुलरली तो दो चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर वाज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, सेकंड चैप्टर वाज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो सभी के वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के चेक कर लेना। काफी अच्छे तरीके से कंटेंट डिस्कस किया गया है। ओके, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, नई चीजें काफी कुछ मैंने ऑलरेडी उन सब में डाल दी है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड तो चैप्टर 3 इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि अभी 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है एंड आप इसके साथ लगातार बने रहो। काफी चीजें, काफी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। फर्स्ट पार्ट में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन पोर्शन कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। ओके, कल की वीडियो यानी कि फ्रेंड्स कल एक वीडियो आई थी जिसके पर्टिकुलरली उस वीडियो लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, आज वहीं से हम लोग आगे करेंगे, वहीं से फॉरवर्ड आगे हमें मूव करना है, सो दैट केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो प्रॉपर तरीके से हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के खत्म करने के बाद वी विल मूव टू द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल एंड देन उसके बाद काफी अच्छा पोर्शन इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा। ओके, एंड उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन किस तरीके से होता है, तो उसके लिए विल बी हैविंग अनदर सेपरेट वीडियो लेक्चर्स। ओके, चैनल पे नए हो फ्रेंड तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, सो दैट अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे, जो भी वीडियोस इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डाले गए हैं। हर एक टॉपिक के, हर एक चैप्टर के आपको वीडियो मिल जाएंगे। मुझसे पर्सनल कनेक्ट होने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह कनेक्ट हो जाना, सो दैट आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरीज है, स्टडी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है, अगर आपको बुक्स में, बुक सिलेक्शन में, स्ट्रैटेजीज में, टाइम मैनेजमेंट में, कुछ में भी अगर आपको प्रॉब्लम है, सीबीएसई 2022 बोर्ड प्रिपरेशन के लिए हम ये पूरी तैयारी कर रहे हैं। ओके, हमारा टारगेट है इस बार 90 to 95% स्कोरिंग का, जिसमें ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म से पढ़ने वाले बच्चे ये जरूर स्कोर करने वाले हैं जब ऑलरेडी वो जेन्युइन तरीके से मेहनत कर रहे हैं। काफी अच्छे तरीके से आपको कंटेंट कंपाइलेशन यहाँ पर मिल रहा है, हर एक नोट, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल के लिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है, वहां पर आपको काफी स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। ओके, शुरू करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, जो ऑलरेडी कल जहां पर खत्म हुआ था वहीं से हम आगे इसको शुरुआत कर रहे हैं। तो कल की वीडियो लेक्चर भी कंप्लीट देख लेना, सो दैट आपको कंप्लीट एक प्रॉपर नॉलेज रहेगा, कंटेंट समझ में आएगा। ओके, बात करें फ्रेंड तो यार देखो, अब ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि रिएक्टिविटी पे काफी डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई हैव पुट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल वाला स्लाइड्स इन द वेरी फर्स्ट पोर्शन। ओके, अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो आपको समझना होता है। दिस इज अ न्यू थिंग जो कि आपको पर्टिकुलरली इस क्लास में इंट्रोड्यूस करी गई है। ओके, इसमें कुछ एलिमेंट्स जो है वो ऑलरेडी मेंशन करे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगा रखा है। दिस इज अ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है, जिनमें पोटेशियम से लेकर के गोल्ड तक के एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट काफी सारे एलिमेंट्स अरेंज किए गए एंड ये इन एलिमेंट्स के अरेंजमेंट एक्चुअली बेस्ड है डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी पे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने वाला है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर गोल्ड की, तो गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है, गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, यहाँ पर लीस्ट का सबसे कम ये रिएक्ट करता है। ओके, इसके बाद प्लेटिनम भी आता है, प्लेटिनम के बारे में भी यहाँ पर लिख देता हूँ। प्लेटिनम इज ऑल्सो लेस रिएक्टिव देन गोल्ड, तो यहाँ पर प्लेटिनम भी आता है, बट इस पर्टिकुलर रिएक्टिविटी सीरीज में हम उसको मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। दैट इज अ सेपरेट एलिमेंट जो एक्चुअली गोल्ड से भी कम एक्चुअली रिएक्टिव होता है। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन को हम लोगों ने कहीं एक तरीके से बेस एलिमेंट्स यहाँ पर लिया है, ठीक है, कि हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर एक बेस एलिमेंट है जिसके आधार पर हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है एंड कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से बेस जो है वो हाइड्रोजन को लिया गया है। ओके, बात करें फ्रेंड तो यहाँ पर एलिमेंट्स है सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। तो ये सभी एलिमेंट्स जो है वो इस तरीके से फॉर्म में अरेंज किएंगे। डेफिनेशन अगर देखें फ्रेंड्स, रिएक्टिविटी सीरीज का डेफिनेशन क्या होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल और एक्टिविटी सीरीज। इस पर्टिकुलर सीरीज को हम या तो रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं या तो एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों एक्चुअली नाम है। अगर आपको बोर्ड में या एग्जाम्स में किसी भी प्रकार से अगर आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज, तो इट मींस द सेम एज कि व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो इस तरीके के एलिमेंट्स है, इसको आपको एक तरीके से याद करना है, मस्ट मेमोराइज, ठीक है। रिमेंबर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि आपको इसको याद करना है जस्ट बिकॉज कि इनके एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटीज आपको समझ में आएगी एंड आगे जो भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं वहां पर आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर
स्पेसिफिकली अगर मैं फिर से बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको इन एलिमेंट्स के बारे में तो जरूर याद रहना चाहिए, ठीक है, जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट जरूर याद रहने चाहिए। ओके, आगे बात करें फ्रेंड, तो सबसे पहला रिएक्शन, ऑलरेडी 3 रिएक्शन वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियो, आज से हमें डिस्कस करना है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, ये चौथा रिएक्शन है। बात करें फ्रेंड, तो व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज पुट इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल, देन द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कहाँ पे चले गए, पहले चैप्टर की ओर, है ना, कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में वी हैव स्टडीड अबाउट कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, एंड उसमें ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक उसका प्रकार होता है। ओके, जनरल इक्वेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल वाई जब रिएक्ट करता है मेटल एक्स के साथ, ठीक है, एक्स और वाई मैंने इस तरीके से दो मेटल्स लिए हैं, दो, ठीक है। तो अगर पहला वाई मेटल का कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है, वो अगर मेटल एक्स के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, तो वहां पर आपको सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल एक्स का देखने को मिलता है, एंड साथ साथ मेटल वाई का भी कंपाउंड देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें फ्रेंड्स एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट आप देख पा रहे हो, कॉपर सल्फेट में जिंक का एडिशन हुआ, एंड जिंक जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के साथ, एंड इसने क्या किया, कॉपर को ही उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, रिमूव कर दिया, एंड खुद को वहां पर प्लेस कर लिया। तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और कॉपर यहाँ पर एज इट इज अलग हो चुका है। इसी तरीके से अगर आयरन की बात करें फ्रेंड, तो आयरन भी क्या कर दिया, आयरन भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर के साथ, कॉपर को इस तरीके से क्या कर दिया गया, यहाँ से रिमूव कर दिया गया इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, एंड यहाँ पर आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आयरन ने एक्चुअली उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में खुद को स्टैब्लिश कर लिया, खुद को प्लेस कर लिया, कॉपर फिर से अलग हो चुका है। बात करें फ्रेंड, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन जो कि आपको समझनी है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है सिल्वर के साथ। अब ऑलरेडी हमने देखा होगा, जैसे फिर से मैं पिछली स्लाइड की तरफ चलते हैं, कॉपर और सिल्वर आप देख पा रहे हो कि कॉपर जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर तो बहुत नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कॉपर, अगर कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है सिल्वर के साथ, तो ये कभी भी सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता। तो इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि नो रिएक्शन हो रहा है, ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर जो एलिमेंट है सिल्वर, दिस इज वेरी मच लेस रिएक्टिव देन द पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें फ्रेंड, तो नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। Metals generally do not react with hydrogen because metals forms compound by losing electrons and hydrogen also forms compound by losing electron. Very important thing to understand this कि metals का भी formation कहीं ना कहीं losing electrons से होता है, and hydrogen का भी formation compound में losing electrons के द्वारा ही होता है, ठीक है। So normally a hydrogen atom does not accept the electrons, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी hydrogen atom ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। मोस्टली केसेस में हम लोग हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड, तो ओनली अ फ्यू रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये कुछ ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं, एंड रिस्पेक्टिव मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं, सोडियम एंड कैल्शियम का। सिमिलरली यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्राइड का प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे हैं, यानी कि 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं बेसिकली जिसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होता है। क्लियर है? तो इसको आपको याद रखना है, मेमोराइज कर लेना इस चीज को, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड, तो बहुत ही एक बेसिक सा रिएक्शन है यहाँ पर कि मेटल्स का क्लोरीन के साथ किस तरीके का रिएक्शन होता है। मेटल्स का क्लोरीन के साथ रिएक्शन एक तरीके का आयोनिक क्लोराइड का फॉर्मेशन की तरह होता है, यानी कि प्रोडक्ट में आयोनिक क्लोराइड मिलने वाला है। मेटल क्लोराइड होते हैं फ्रेंड्स वो इलेक्ट्रोलाइट नेचर के होते हैं। अब ऑलरेडी देखो कहीं ना कहीं अगर मैं कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करूं तो आयोनिक क्लोराइड में आपको आयन तो जरूर मिलने वाले, ठीक है। एक तो क्लोराइड आयन मिलने वाला है और एक मेटल का आयन मिलने वाला है, एक मेटल आयन और एक क्लोराइड आयन, ठीक है। क्लोराइड आयंस, मेटल्स आयंस कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज गेन करके रखेंगे, वेरस क्लोराइड आयंस नेगेटिव चार्ज कंटेन करके रखने वाले हैं। मेटल्स क्लोराइड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस, के मेटल क्लोराइड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनकी होती है, जस्ट बिकॉज की वो कहीं ना कहीं एक आयोनिक कंपाउंड है और इस तरीके से उनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई हो जाती है, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड, तो मेटल क्लोराइड्स और नॉन वोलेटाइल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये नॉन वोलेटाइल भी होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए फिर से कि सोडियम और क्लोरीन का किस तरीके से रिएक्शन होता है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सिमिलरली कैल्शियम और क्लोरीन का रिएक्शन होता है फ्रेंड्स, एंड यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ओके। तो ये सब रिएक्शन बहुत ही बेसिक रिएक्शन है। अगर आप इनके जनरल इक्वेशन समझ ले रहे हो, अगर आप इनके जनरल समझ ले रहे हो कि जनरल इक्वेशन हो क्या रहे हैं, जनरल क्या पार्टिसिपेशन हो रहा है, किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, आयन एक्सचेंज कैसे हो रहा है। अब अगर बात करी जाए फ्रेंड्स यहाँ पर कि 2Na+ था, ठीक है, आयोनिक फॉर्म में, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl- यानी कि 2Cl-। अब ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और तभी जाकर के आपको 2NaCl कंपाउंड का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है।
आगे बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर वी हैव कंप्लीटेड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। यहाँ से हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड विल बी डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलरली। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, जैसे हम लोगों ने मेटल्स का रिएक्शन देखा था ऑक्सीजन के साथ, सिमिलरली नॉन मेटल्स का भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है एंड उनके बारे में भी आपको नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी लेनी है। ठीक है, विल बी डिस्कसिंग अबाउट नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस, और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, अब देखो अगर मेटल के ऑक्साइड्स की हम लोगों ने डिस्कशन किए थे तो वी हैव डिस्कस्ड दैट कि उनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते थे। ठीक है, बेसिक। वेरएज अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड के बारे में बात करें फ्रेंड तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है इनकी एक साथ। ठीक है, तो ये एक्चुअली डिफरेंसेस है मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल के ऑक्साइड्स में। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर कोवैलेंट इन नेचर। ऑब्वियसली नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो कोवैलेंट नेचर के होते हैं। जब मैंने ऑलरेडी आपको इलेक्ट्रॉन्स वाला क्राइटेरिया समझाया था नॉन मेटल्स एंड मेटल्स के बीच में डिफरेंसेस का, तो आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट कि किस तरीके से आयनिक एंड कोवैलेंट में डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, देखो होता क्या है, बात करें फ्रेंड्स अगर नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है, अगर नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, तो 4, 5, 6 एंड 7 एंड 8 इज ऑलमोस्ट फुल, तो 8 को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। 4, 5, 6, 7 तो ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में जो बस ले सकते हैं, है ना, ये दूसरे एलिमेंट से, दूसरे कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं एंड रिस्पेक्टिव कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, गेन करेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट चीजें ये समझनी है कि कहीं ना कहीं इसमें शेयरिंग भी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, द एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने जब वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेटल ऑक्साइड तो दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। कुछ कुछ ऐसे ऑक्साइड थे जो कि डिसॉल्व हो रहे थे वाटर में, बट कंप्लीटली सारे मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व नहीं होते थे। बट यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। ओके, द एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ऑब्वियसली अब ये एक एसिडिक कैरेक्टर का है, एसिडिक नेचर है इसमें, तो ऑब्वियसली ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ये हम चले गए फ्रेंड्स एसिड, बेसिड एंड सॉल्ट में। अगर आपने नहीं देखा वीडियो लेक्चर तो जाकर के देख सकते हो, काफी अच्छे तरीके से कंटेंट डिस्कशन किया गया है। फर्स्ट पार्ट में ये काफी अच्छे तरीके से इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो हर एक चीज आप जाकर के देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर तो किसी एक पर्टिकुलरली मैंने एक नॉर्मल से बेसिक रिएक्शन लिया, दैट इज नॉन मेटल कार्बन का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन अगर वाटर के साथ हो रहा होगा तो ये कहीं ना कहीं H2CO3 गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये एसिड्स है एक तरीके से। ठीक है, इसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं एंड दिस इज पर्टिकुलर एसिड। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ये कहीं ना कहीं वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अपना रिस्पेक्टिव एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब देखो कार्बन के साथ है ना दो केसेस हैं, कार्बन या तो पार्शियली एक्चुअली सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेगा या फिर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करने वाला है। ठीक है, जब हम पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे कुछ टाइम में, ठीक है, ऑब्वियसली इस यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ना है थोड़ा बहुत, तो उसमें वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि कार्बन किस तरीके से बर्न करता है। ठीक है, क्या होता है सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो ये सब ऑब्वियसली हमें डिस्कस करना है। ठीक है, बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर तो व्हेन कार्बन बर्न्स इन एन इनसफिशिएंट, ठीक है, यहाँ पर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर, देन इट फॉर्म्स अ न्यूट्रल ऑक्साइड कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है, कार्बन का यहाँ पर इनसफिशिएंट, ये दिस इज एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से और भी नॉन मेटल्स है फ्रेंड्स, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है एंड यही सल्फर गैस जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट का यानी कि एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑब्वियसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड यहाँ पर न्यूट्रल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, दिस इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं, जिस तरीके से यहाँ पर स्टडीज हो रही है पर्टिकुलरली हर एक चीज में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। चैनल के साथ बने रहना, यही मैं कह सकता हूँ, सो दैट आपको सब कंटेंट समझ में आने वाला है। आगे बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिए गए, जैसे रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बस आपको ये अपने याद रखना है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। एक्चुअली देखो इनके भी स्पेसिफिक रीजंस है। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की क्षमता होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करके वो हाइड्रोजन गैस को सेपरेशन नहीं दे सकते, यानी कि उनका इवॉल्वमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जस्ट बिकॉज नॉन मेटल हैव अ कैरेक्टरिस्टिक टू या हैव अ प्रॉपर्टी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन नॉट हेल्प इन इवॉल्विंग हाइड्रोजन गैसेज। ठीक है, थर्ड में भी बात करें फ्रेंड तो नॉन मेटल इसी तरीके से डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज के दे आर एक्चुअली हैव अ हैबिट ऑफ हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। तो गेन इलेक्ट्रॉन करने पे ऑब्वियसली वहां पर कोई भी हाइड्रोजन गैस एंड एसिड्स का एक्चुअली आयोनिक फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। एंड ऑलमोस्ट यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात हो रही है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक तरीके से आयोनिक नेचर जो एसिड्स का होता है वहां पर फुलफिलमेंट या सेटिस्फाई नहीं होने वाला। ओके, आगे बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पर फोर्थ है यहाँ पर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्ट सॉल्यूशन में ऑब्वियसली नॉन मेटल डिस्प्लेसेस है लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब नॉन मेटल्स किस तरीके से ज्यादा रिएक्टिव होंगे इनके बारे में भी आपको स्पेसिफिक चीजें समझनी है, जस्ट बिकॉज की उसकी रिएक्टिविटी देख करके। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी किस पर्टिकुलर नॉन मेटल की ज्यादा है, ठीक है, और इस पे आप फोकस करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मोर रिएक्टिव कौन से होने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं, जो छोटे कह सकते हैं उनकी एटॉमिक रेडियस अगर छोटी है नॉन मेटल्स की, तो वो कहीं ना कहीं काफी हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जांपल की, तो सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन ने सोडियम ब्रोमाइड को एक्चुअली ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया है एंड यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का और ब्रोमीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो दिस इज द रिस्पेक्टिव थिंग यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो पांचवा है यहाँ पर कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। अब देखो सिंपली बहुत सिंपल एक रिएक्शन है कि नॉन मेटल किस तरीके से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड। कोवैलेंट क्लोराइड, क्लोराइड कैसा होता है, कोवैलेंट नेचर का होता है, विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब ये क्या एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल क्लोराइड्स आर यूजुअली लिक्विड्स और गैस। मोस्टली केसेस में जो नॉन मेटल क्लोराइड होते हैं वो कहीं ना कहीं लिक्विड्स होते हैं या गैसेज होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने का काम नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज के दे डू नॉट बिहेव एज अ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर टू कैरी चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो दिस इज द रिस्पेक्टिव रीजन यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हाइड्रोजन क्लोरीन का रिएक्शन HCl का फॉर्मेशन हो रहा है, कोवेलेंट क्लोराइड है सबसे पहली बात, और ऑब्वियसली एक गैस है यहाँ पर, तो ये कोई भी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन कैसा होता है, बहुत ही बेसिक सा रिएक्शन है। यहाँ पे भी कोवेलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है एंड हाइड्रोजन जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो H2S, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर आयरन एक तरीके का कैटलिस्ट इस यहाँ पर बिहेव करता है। ओके, तो यहाँ पर वी हैव कंप्लीटेड फ्रेंड्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग चैप्टर के आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड काफी कंटेंट यहाँ पर डिस्कस होते जा रहा है। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आपको कंपाइलेशन में बहुत बेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, ये कंपाइलेशन आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि कहाँ पर इस तरीके से बेस्ट कंपाइलेशन है। मैं वही पॉइंट्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में डालता हूँ जो पॉइंट आपके एग्जाम के रेलेवेंट है, आपके बोर्ड्स में आ चुके हैं या आने वाले हैं, या थ्योरी पोर्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो कहानी है उसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हो। ठीक है, कहानी वी आर नॉट डिस्कसिंग कहानी ओवर हियर, वी आर डिस्कसिंग अबाउट की प्रिपरेशन में 90 to 95% फोड़ के कैसे आना है। ठीक है, एंड आप फोड़ करके आओगे। आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो यूजेस ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कशन है, ऑलमोस्ट हम लोग खत्म करने वाले हैं वीडियो लेक्चर को। तो पहला यहाँ पर यूजेस है कि आयरन, कॉपर एंड मेटल्स, एल्यूमिनियम का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है हाउस होल्ड यूटेंसिल्स में, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स में। तो आप देखते हो कि एक्चुअली हमारे घरों में भी आयरन के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के बर्तन जो है वो काफी ज्यादा इस्तेमाल में लिए जाते हैं हमारे घरों के लिए, हमारे फैक्ट्री के लिए, इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। तो इन सब में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम इस तरीके के मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों में बनाने में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आर यूज्ड टू मेक वायर्स टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो करंट कैरी करने वाले वायर्स का भी मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्यादा कॉपर एंड एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जिंक की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग। तो गैल्वेनाइजेशन में वी नो दैट कि गैल्वेनाइजेशन में जिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल, क्योंकि ऑब्वियसली वो आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, तो जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। जिरकोनियम मेटल की बात करें फ्रेंड, तो जिरकोनियम मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ एलओआई स्टील। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जिरकोनियम मेटल का इस्तेमाल एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग में बुलेट प्रूफ एलओआई स्टील्स बनाने के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। आगे बात करें फ्रेंड, तो लीड मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग कार बैटरीज। ठीक है, आप आपके कार बैटरीज में भी लीड बैटरीज यानी कि लीड मेटल का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपके घरों में भी जो बैटरीज होते हैं, ठीक है, जो इन्वर्टर के बैटरीज हो गए, उनमें भी कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड, तो अब नॉन मेटल्स के यूजेस हैं। तो नॉन मेटल्स के भी मैंने 5 स्पेसिफिक यूजेस लिए हैं। मैं ज्यादा यूजेस मैंने नहीं लिए क्योंकि आपको ज्यादा यूजेस से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मैंने मेटल्स की भी बात करें फ्रेंड, तो ऑलमोस्ट 5 ही यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक यूजेस लिए हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं आपसे पूछा जाए कि 10 आपको यूज लिखने हैं नॉन मेटल्स के या 10 यूज लिखने हैं मेटल्स के। आपसे कोई स्पेसिफिक 2 या 3 मेटल्स के यूजेस पूछे जाएंगे एंड आपको स्पेसिफिकली उसको लिख करके क्वेश्चन को फोड़ना है। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द, ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो रेस्पेक्टिवली हो जाएगा हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल सॉइल्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल हाइड्रोजनेशन में काफी अच्छे तरीके से होता है।
जब मैं पार्टिकुलरली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बताऊंगा, तो वहाँ पर मैं स्पेसिफिक इस रिएक्शन को स्पेसिफाई करके बताऊंगा कि ये एडिशन रिएक्शन किस तरीके से होता है, क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। क्लियर है? तो आप यहाँ पर बस इस चीज़ को याद करो कि हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स एंड इसका वेजिटेबल घी में कन्वर्जन के लिए किया जाता है। ठीक है, ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, इसी तरीके से हाइड्रोजन का इस्तेमाल अमोनिया के फॉर्मेशन में किया जाता है, मैन्युफैक्चर में किया जाता है। कार्बन का इस्तेमाल फ्रेंड्स यहाँ पर इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन में किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में लगे होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आप अपने सेल्स में देखते होंगे आपके बैटरीज जो होते हैं, ठीक है, पेंसिल बैटरी हो गया या और भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं, बैटरीज हैं, इनमें कार्बन के इलेक्ट्रोड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सल्फर का इस्तेमाल यहाँ पर फंगीसाइड के तौर पे किया जाता है, गन पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। फंगीसाइड फ्रेंड्स ऑब्वियसली जो फंगस होते हैं उनको कहीं ना कहीं मारने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वी कॉल इट दैट फंगीसाइड्स। ओके, या गन पाउडर में बनाने में भी सल्फर का भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन का भी काफी इंपॉर्टेंट यूज होता है एंड उसका भी यूज अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स में किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द डन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। ये आज के लिए काफी है एंड इसमें ऑब्वियसली हम लोगों ने काफी कुछ खत्म कर लिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर लिया, यूजर्स खत्म कर लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग चैप्टर भी एक टाइम पे खत्म करने वाले हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, हर एक वीडियो लेक्चर को आपको सेपरेटली देखना है, बैठ करके नोट्स बनाने हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मुझसे पर्सनल जरूर कनेक्ट हो सकते हो, सो दैट मैं आपका एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाने वाला हूँ जिसके जो गाइडेंस जो प्रिपरेशन मेरे अंडर करने वाला है। मैंने ऑलरेडी 2-3 साल से मैं टीचिंग इसमें प्रोफेशंस में हूँ एंड मैंने काफ़ी अच्छे एक तरीके से रिजल्ट दिए हैं बच्चों के। मैं आपको मिलवाऊंगा भी काफ़ी, मैं यहाँ पर करूँगा लाइव सेशन, तो आई विल बी इन्वाइटिंग दैट स्टूडेंट्स ऑल्सो जो जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। ओके, तो वो भी आपको एक तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। ठीक है, बात करें फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा आगे इसके पर्टिकुलर आगे टॉपिक्स, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी, वैक्सीनेशन आप स्टार्ट लगवा सकते हो अगर आपकी बॉडी मतलब एक प्रॉपर चेकअप करके। ठीक है, सो दैट ये सब भी इंफॉर्मेशन आपको अवेयरनेस फैलाने के लिए करी जाती है। ठीक है, तो बीइंग सिटीजन, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जाकर के वैक्सीनेशन करवाएं एंड जो भी अभी सेफ्टी मेजर्स हैं उसका पालन करें। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू।